गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 6 सवालों का अभ्यास किया था। इसमें एक था न्यूटन की गति का प्रथम नियम और एक जड़त्व के बारे में हमने चर्चाएं की थी। तो जड़त्व और न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7वां सवाल शुरू होता है। उदाहरण देकर समझाइए कि पदार्थ का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। यहाँ पर भी मिलेगा शब्द द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, लेकिन उसे समझने की तैयारी यहाँ से करनी पड़ेगी, जड़त्व तथा द्रव्यमान से। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ये हमें घर्षण बल की परिभाषा में हमने सुना था, तो पता चला है। उसके बाद चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील, लेकिन वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है, ये भी हमें पता है। लेकिन क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? तो हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार यदि एक फुटबॉल को यदि किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, लेकिन हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर को किक लगाते हैं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए। उसके बाद यहाँ पर है, एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। खास याद रखिए बच्चों, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो ये हो गया 7वां सवाल कि पदार्थ का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। टिप्पणी संवेग के बारे में देखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से हमें शुरू करना है संवेग। देखिए कि टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो वह घायल नहीं होता। और गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती हैं। सड़क के किनारे किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती। किनारे खड़े ट्रक से की कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। ये सब ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है कि एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे कि गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर होता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है
तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण हमारे पास राशि होती है संवेग। इसको न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग को P से दर्शाते हैं और द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं और वेग को v से दर्शाते हैं। तो ये संवेग का सूत्र हो गया। संवेग का सूत्र हो गया द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और जो वेग की दिशा होती है वहीं संवेग की दिशा होती है। और संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक हो गया। उसके बाद किसी असंतुलित बल के प्रयोग से हम उस वस्तु के वेग में परिवर्तन देख सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर हम लोग संवेग की टिप्पणी ख़त्म करते हैं। आगे चलते हैं। संवेग के बाद हमारे पास है न्यूटन की गति का दूसरा नियम और F बराबर ma सिद्ध कीजिए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हम लिखते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है। यहाँ पर ये दूसरा नियम है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी समय दर पर निर्भर करता है, जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है। यह उसका दूसरा नियम था। उसके बाद ये भी लिखना है कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती हैं। यह उसका दूसरा नियम हो गया वैसे देखा जाए तो। इसी का उपयोग करके हम द्वितीय नियम की गणना करेंगे, ठीक है, और F बराबर ma सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं सिद्ध करने के लिए कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु हमारे पास है, उसका प्रारंभिक वेग है u और समय है t और उस पर बल लगने वाला है F, उसका वेग होता है v। तो इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v होगा। प्रारंभिक वेग u यदि होता है तो उसका संवेग होगा p1, अंतिम वेग v होगा तो संवेग होगा p2। और हमने देखा संवेग में परिवर्तन यानी p2 माइनस p1। p2 के बदले हम लिखेंगे mv, यहाँ पर देखिए p1 के बदले लिखेंगे mu। इसमें से m कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u। उसके बाद ये मात्र परिवर्तन था, लेकिन अब परिवर्तन की दर की बात करेंगे तो बटे में हमें लिखना पड़ेगा t। फिर हम ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है उसे कहते हैं बल F। तो यहाँ पर हमने F लिख लिया, फिर ये तो ऊपर लिखा ही है। उसके बाद हम ये वाला जो निशान है, इसको निशान को निकाल के हम बराबर का निशान और K लिख सकते हैं, ठीक है। इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे इसको चलन कहते हैं, चलन। ये पाठ पहले पुरानी किताब में था, अब निकाल दिया है। तो इस निशान को कहते हैं चलन। उसके बाद बराबर का निशान और K लगा दिया। फिर आप याद कीजिए कि ये जो सूत्र है वो त्वरण A का सूत्र है, तो उसके बदले हम A लिखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है वैसे A यानी v माइनस u बटे t त्वरण का सूत्र। K क्या है? तो आनुपातिकता स्थिरांक है। और द्रव्यमान और त्वरण के मात्रक जो हैं हमें पता है, ये द्रव्यमान का मात्रक है और ये त्वरण का मात्रक है। तो हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक K का मान 1 हो जाता है। यदि स्थिरांक K का मान यदि हम 1 ले लेते हैं तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती हैं, यानी 1 इकाई बल बराबर ये लिख सकते हैं आप लोग, जिसके कारण K का मान 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर K का मान 1 कर दिया जाए तो जो F बचेगा हमारे पास, K का मान F कर देंगे तो F बराबर क्या बचेगा हमारे पास? F बराबर ma बचेगा। इसे 1 कर दिया जाए तो F बराबर ma हो गया। बल का मात्रक हो गया, ये जो बल दिख रहा है उसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा इसका दूसरा मात्रक है न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन यानी उसे n के द्वारा दर्शा
सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ तक हमें लिखना है। ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो 3 सवाल हमने आज किए हैं, ठीक है। 7वां सवाल याद कीजिए। 7वां सवाल था हमारे पास, यहाँ पर है, द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। फिर 8वां सवाल है संवेग की टिप्पणी, और 9वां सवाल है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। फिर हम 10वें सवाल के लिए आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में बढ़ेंगे 10वें सवाल की ओर। तब तक यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। 3 सवाल ही बाकी हैं, तो पढ़ के अच्छे से नोट में लिखिए सवाल के जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में।